प्रणाम प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे संस्कृत की वर्णमाला के बारे में। तो बेटा, किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके वर्णों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। और आज हम संस्कृत के वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। और जो वर्णमाला है वो हमारी भाषा का जो आधार होती है। तो हम देखते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। जो वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। और जो ये वर्णमाला पाठ है इस पर आधारित जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें भी बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि स्वर कितने होते हैं, संयुक्त स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, कौन से होते हैं और ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। इस तरह के बहुत से प्रश्न होते हैं जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसीलिए जो हमारी संस्कृत की वर्णमाला है तो हमें वर्णमाला का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो आइए आरंभ करते हैं वर्णमाला के बारे में। तो जो संस्कृत की वर्णमाला है उसमें 13 स्वर होते हैं। हिंदी की वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वो 11 होती है, लेकिन जो संस्कृत की वर्णमाला है उसमें स्वरों की संख्या 13 होती हैं। और जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 33 होती है। जो स्वर को हम अच भी कहते हैं और व्यंजन को हल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर स्वर की परिभाषा देखते हैं। स्वरः येषां वर्णानाम् उच्चारणं स्वतंत्रपूर्वकं भवति ते स्वरा कथ्यन्ते। यानी कि जिन शब्दों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। और यहाँ पर स्वर लिख दिए हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ पर जो संस्कृत की वर्णमाला है उसमें 2 तरह से री लिखा हुआ है। एक जो री है और एक री है और री। जो री और री ये जो 2 स्वर हैं ये हिंदी की वर्णमाला में नहीं होते हैं। जो स्वर होते हैं वो स्वरः त्रिविधा सन्ति, यानी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो यहाँ पर हम केवल ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे। अत्र वयं केवलं ह्रस्व स्वराणां दीर्घ स्वराणां च अध्ययनं करिष्यामः। इसका मतलब यही है कि यहाँ पर हम ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर का अध्ययन करेंगे। तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो होते हैं अ, ई, उ, री और री। और जो दीर्घ स्वर होते हैं वो होते हैं आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो अब हम देखते हैं संस्कृत भाषायां 5 मूल स्वरा सन्ति। संस्कृत भाषा में 5 मूल स्वर होते हैं और जो 8 दीर्घ स्वर होते हैं। तो जो मूल स्वर होते हैं उन्हें हम ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। जो ह्रस्व स्वर होते हैं उन्हें ही मूल स्वर कहा जाता है, जैसे कि अ, ई, उ, री। और जो दीर्घ स्वर हैं 8 वो हैं आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद जो ए, ऐ, ओ, औ है, यहाँ पर ये जो 2 स्वरों के मिलन से बनते हैं। जैसे कि अगर हम अ के जमा में ई लगाएंगे तो भी ए बनेगा और आ के साथ ई का मिलन होगा तो भी ए बनेगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर ऐ और औ इन सभी का जो मिलकर क्या कौन सा स्वर मिलता है उन स्वरों के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन के बारे में। तो संस्कृत भाषायां निम्नलिखित व्यंजनानि सन्ति। जो संस्कृत भाषा होती है उसमें 33 व्यंजन होते हैं। तो जो यहाँ पर व्यंजन हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो वर्गीय व्यंजन होते हैं और दूसरे होते हैं अवर्गीय व्यंजन। तो जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उनको 5 वर्गों में बांटा गया है, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग होते हैं उनकी संख्या 5 होती है, जैसे कि क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग में च, छ, ज, झ, अ। इसी तरह से ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन सभी में 5-5 व्यंजन होते हैं। और इसके बाद जो अवर्गीय व्यंजन होते हैं वो होते हैं अंतस्थ एंड उष्माण।
यानी कि अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन है वो है य र ल व, और जो ऊष्म व्यंजन है वो है श स ह। इसके बाद जो संस्कृत स्वरों के नीचे लिखा होता है अंग और अह, ये जो है ये स्वर नहीं होते हैं, ये अयोगवा होते हैं। तो जो अंग है वो अनुस्वार होता है और अह होता है विसर्ग होता है। जो अंग की ध्वनि जो है नाक से इसकी ध्वनि आती है, और जो अह है इसकी जो संस्कृत में विसर्ग का प्रयोग सबसे ज़्यादा होती है, तो इसकी ह की तरह इसकी ध्वनि आती है। और इसके अलावा जो व्यंजन है इसमें 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं, और वो हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो क और श, क जमा में श लिखा हुआ है मैंने, तो क्ष बन गया। तो यहाँ पर उसके नीचे मैंने जो है हलंत लगा दिया है, लेकिन क्योंकि ये अभी तक अधूरा है, पूर्ण नहीं हुआ है ये जो व्यंजन है क्ष, लेकिन जब हम इसके साथ अस्वर और मिला देंगे तब ये जो व्यंजन है वो पूर्ण हो जाता है। जैसे कि क श जमा में श जमा में अ, तो बन गया क्ष। अब यहाँ पर मैंने जो हलंत है उसका प्रयोग नहीं किया है। और जो ये व्यंजन है उनके यहाँ पर मैंने जो उच्चारण स्थान है वो भी लिखा हुआ है। जैसे कि जो कवर्ग वाले जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण स्थान होता है कंठ, यानी कि कंठ से वो शब्द निकलते हैं। इसके बारे में हम आगे की वीडियो में विस्तार से भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक बार के लिए मैंने थोड़ा सा बता दिया है आपको कि जो च्वर्ग होता है उसका उच्चारण स्थान तालु होता है, और ट्वर्ग के जो भी व्यंजन है यहाँ पर ट से लेकर ण तक, उनका जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा होता है, और त्वर्ग का उच्चारण स्थान दंत के द्वारा होता है, और जो पवर्ग है उनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आज का जो ये विषय है वर्णमाला का वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके जो आगे का है जो उच्चारण स्थान के बारे में है, या फिर इसका जो भी आगे का वर्णमाला का हमारा भाग रहता है उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।